आज की हमारी मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो एक नरेशन से मूवी की स्टार्टिंग होती है। यह कहानी है वलाद की है, जो ट्रांसिल्वेनिया का वॉरियर था। उस समय में ट्रांसिल्वेनिया तुर्किस्तान के अंडर था और उन्हें तुर्किस्तान का हर कहना मानना पड़ता था। जब एक युद्ध के लिए तुर्किस्तान को सोल्जर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ट्रांसिल्वेनिया से 1000 सोल्जर की मांग की। उस वक्त वलाद छोटा था, लेकिन उसे भी बाकी सभी सोल्जर के साथ भेज दिया गया। इन सोल्जर को बहुत बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे इन्हें हर किस्म की जंग के लिए तैयार कर सके और इस तरह इन तकलीफों से गुजर कर वलाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग और ताकतवर सैनिक बन गया, जिसने खून की नदियां बहा दी और हर जगह उसका डर था। एक दिन वलाद इस सब मार काट से बहुत परेशान हो जाता है और वह ट्रांसिल्वेनिया जाके अपने लोगों के लिए काम करने का सोचता है। उसके लोग उसके आने से बहुत खुश थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन वलाद के सोल्जर को नदी के किनारे एक हेलमेट मिलता है। उसे देखकर वलाद समझ जाता है कि यह तुर्की सोल्जर का हेलमेट है, मतलब कि अगर वह यहाँ पर आए हैं तो इसकी उनको खबर नहीं दी गई। और यह इस बात को जाहिर करता है कि जरूर तुर्की के सुल्तान के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। वलाद को शक होता है कि वो उन पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। वह अपने कुछ साथियों को वापस किले जाने को बोलता है और सभी को सतर्क रहने के ऑर्डर देता है। वलाद ये देखता है कि यह हेलमेट पानी में बह आया है और यह पानी ब्रोकन टूथ माउंटेन से शुरू होता है, इसलिए वलाद वहां जाने का डिसाइड करता है। वहां उन्हें गुफा मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे गुफा के अंदर कोई है, इसलिए कुछ सैनिक गुफा के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ही अंधेरा था और उन्हें वहां पर कुछ कंकाल नजर आते हैं। तभी उन्हें किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, पर यह कोई इंसान तो नहीं था, क्योंकि वह अचानक सुनकर हमला करता है और वलाद की दोनों सैनिक को मार देता है। फिर वह वाला को मरने भी आगे बढ़ता है, मगर फिर उसे कुछ किए बगैर ही वह पीछे हट जाता है। वलाद देखता है कि जहाँ पर वह मौजूद है वहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, साथ ही उसकी तलवार पर लगा हुआ उसे मॉन्स्टर का खून भी सूरज की रोशनी में गायब हो जाता है, जिससे वलाद अच्छे से ये समझ जाता है कि वह जो भी था वो सूरज की रोशनी में नहीं आ सकता था। अब वलाद वापस से किले में आता है, जहां वलाद सारी बात एक पुजारी को बताता है। पुजारी अपनी रिलीजियस बुक में इस बारे में देखकर बताता है कि गुफा में जिसने तुम पर हमला किया था वह दरअसल एक वैम्पायर है। वह अंपायर पहले रूम का वॉरियर हुआ करता था, मगर उसे और पावर चाहिए थी। वह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना चाहता था, इसलिए उसने एक शैतान का सहारा लिया। उस शैतान ने उसे अपनी ब्लैक पावर से दे दी, मगर उसे उस गुफा में कैद कर लिया, इस शर्त के साथ कि जब तक वह इन ब्लैक पावर को किसी ऐसे इंसान को नहीं दे देता जो इन पावर्स के लायक हो, तब तक वह इस गुफा में कैद रहेगा। तब से वैम्पायर उस गुफा में कैद है, और क्योंकि वह दुनिया का पहला वैम्पायर था तो इसीलिए उसे मास्टर वैम्पायर भी कहा जाता। वलाद पुजारी को यह बात सीक्रेट रखना को कहता है और अब महल में सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एक तुर्की सोल्जर आता है जो केवल चांदी के सिक्के लेने आया था। असल में वलाद हर साल तुर्की के राजा को चांदी के सिक्कों से भरा एक बक्सा देता है, ताकि कि वह ट्रांसिल्वेनिया पर हमला करने का ना सोचे। तुर्किश सोल्जर कहता है कि इस बार सुल्तान को सोने के सिक्कों के साथ 7000 सोल्जर भी चाहिए, जिन्हें वह ट्रेन कर सके और अपनी फौज में शामिल कर सके। मगर वलाद को सुल्तान की बात मंजूर नहीं थी। वलाद को एक सैनिक समझाने की कोशिश करता है कि उसे सुल्तान की बात मान लेनी चाहिए। वह इस काबिल नहीं है कि सुल्तान के गुस्से का मुकाबला कर सके। वलाद की वाइफ मरीना उसे सुल्तान से बात करने को कहती है। दरअसल वलाद जब तुर्किश फौज के साथ लड़ा करता था तब वह और सुल्तान बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए मरीना को लगता है कि सुल्तान उसकी बात मान ही जाएगा। फिर वलाद तुर्की जाता है तो उसे ये पता चलता है सुल्तान की मौत के बाद उसका बेटा अहमद नया सुल्तान बन चुका है। वलाद उस रिक्वेस्ट करता है कि वह अपनी मांग को वापस ले ले, लेकिन अहमद उसकी कोई बात नहीं सुनता। उल्टा वो से कहता है
कि अब मुझे 1000 नहीं बल्कि 1001 सोल्जर चाहिए और वह एक्स्ट्रा बच्चा वलाद का खुद का बेटा होगा, और अगर वलाद ने उसकी बात नहीं मानी तो तुर्की पूरे ट्रांसिल्वेनिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यह सब कुछ सुनकर वलाद सोच में पड़ जाता है कि अब वह करे तो क्या करे, और जब तुर्की के सोल्जर वलाद के बेटे को लेने आते हैं तो वलाद सभी सोल्जर को मार देता है। वलाद की यह हरकत देखकर उसका राइट हैंड उससे बोलता है कि यह करके तुमने अपने राज्य को खतरे में डाल दिया है, क्योंकि जब अहमद को पता चलेगा तो वह हम पर हमला जरूर करेगा और हम उसकी फौज को रोक नहीं पाएंगे। यह सुनकर वलाद कहता है कि मैं मरते दम तक अपने लोगों को बचाऊंगा और मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। इसके बाद घोड़े पर बैठकर वलाद एक पहाड़ी की तरफ चल पड़ता है जहाँ पर उसी वैम्पायर की गुफा है। वलाद गुफा में जाता है तो वैम्पायर कहता है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जो शौक से अपनी मौत के पास आए हो। तो वलाद कहता है कि मुझे अपने किंगडम को बचाना है वरना वो बर्बाद हो जाएगा है, और इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब उस वैम्पायर को भी आजादी चाहिए थी, इसीलिए वह अपनी पावर्स वलाद को देने के लिए मान जाता है। वह एक बर्तन में अपना थोड़ा सा खून डालता है और वलाद को पीने के लिए कहता है, जिससे कि उसकी पावर वलाद में ट्रांसफर हो जाए और वह सबसे पावरफुल इंसान बन जाए। यहाँ पर वैम्पायर बताता है कि जब तुम में यह पावर आएगी तो तुम्हें 3 दिन तक अपनी खून की प्यास को रोकना होगा, मतलब चाहे तुम्हें कितनी भी वाहिश क्यों ना हो तुम खून नहीं पी सकते। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हुए तो चौथे दिन तुम एक नॉर्मल इंसान बन जाओगे, और अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम जिंदगी भर के लिए एक वैम्पायर बन जाओगे और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। और मेरी एक शर्त भी है कि अगर तुम 3 दिन बाद हमेशा के लिए वैम्पायर बन गए तो फिर तुम्हें उसे मारना होगा, जिसकी वजह से मेरी यह हालत हुई है। वलाद जानता था कि वो अहमद की फौज से लड़ नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में उसे उसका खून पीना पड़ता है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती है और वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने महल की ओर जाने लगता है और वह समझ जाता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर आ चुकी है, क्योंकि वह हवा की रफ्तार से तेज भाग रहा था जहां पर कई सारे बीट्स उसका साथ दे रहे थे, यानी कि वह एक वैम्पायर बन चुका है। फिर वलाद अपने महल जाता है और देखता है कि अहमद की फौज उनके महल पर हमला करने के लिए आ रही है। वलाद अपनी फौज को महल के अंदर रहने को बोलता है और खुद अकेला ही अहमद की फौज के सामने आता है। फिर यहाँ पर एक बहुत ही शानदार फाइट हमें दिखाई जाती है, जहाँ वलाद ही अहमद की फौज को अकेले ही खत्म कर देता है। फिर वलाद के राज्य के लोग बाहर आकर ये नजारा देखते हैं तो वह सब के सब हैरान रह जाते हैं, और यहाँ पर पुजारी वलाद से पूछते हैं कि आपने ये सब कुछ कैसे किया। वलाद उनसे कहता है कि आप मत पूछो कि मैंने ये सब कुछ कैसे किया, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, और वह अपनी किंगडम के लिए कुछ भी कर सकता है। और अब उसके लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब अगली सुबह जब वलाद अपने कमरे में सो रहा होता है तो सूरज की तेज रोशनी पड़ने पर उसकी बॉडी जलने लगती है और इससे उसका राज उसकी वाइफ के सामने खुल जाता है। वलाद उसे समझाने लगता है कि मैंने जो भी किया है हम सब की भलाई के लिए ही किया है, तुम फिक्र मत करो। अगर 3 दिन तक मैंने कोई इंसान का खून ना पिया तो मैं वापस से वैम्पायर से नॉर्मल इंसान बन जाऊंगा। फिर वलाद अपनी बीवी और बच्चे को ट्रांसिल्वेनिया से दूर एक चर्च में भेज देता है, लेकिन वलाद खुद नहीं जाता क्योंकि यह दिन का समय था और वैम्पायर दिन में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उसे रात होने का वेट करना होता है। फिर अहमद अपनी फौज की ये हालत देखकर गुस्से से बौखला जाता है और अपने बाकी सोल्जर को वलाद के राज्य पर हमला करने के लिए भेज देता है। वहीं ट्रांसिल्वेनिया के सभी लोग जंगल के रास्ते चर्च की तरफ जा रहे होते हैं। तब तुर्की के सोल्जर उन पर हमला कर देते हैं। इतने में सूरज डूब जाता है और वहां अंधेरा हो जाता है। फिर वलाद अहमद के सभी सोल्जर को बहुत बुरी तरह से मार देता है
और उनमें से एक सैनिक बच जाता है जो अहमद को वलाद के वैम्पायर होने की खबर देता है। अहमद यह खबर सुनकर जान जाता है कि अगर उसके सोल्जर को वलाद के वैम्पायर होने का पता चल गया तो वह उससे लड़ने से डरेंगे, इसलिए अहमद अपने सारे सोल्जर की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उन्हें युद्ध में भेजता है ताकि कि वह बलाद का खौफनाक चेहरा देखकर डर ना जाए। और दूसरी तरफ वहाँ के लोग भी जान जाते हैं कि उनका राजा एक वैम्पायर है और उसके लोग उससे डरने लगते हैं, जिस वजह से लोग वलाद की टेंट को आग लगा देते हैं। मगर वलाद को कुछ नहीं होता क्योंकि वह एक वैम्पायर है। वह बाहर आकर सबको कहता है कि मैंने आज तक जो कुछ भी किया है या जो मैं आज बन गया हूँ वह सब मैंने तुम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और अब तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। तभी वहाँ उसकी वाइफ आकर उसे रिलैक्स करती है। तभी पता चलता है कि तुर्की के फौजी उसे खत्म करने के लिए पहुँच गए हैं। वलाद अपनी आर्मी को चर्च के अंदर रहकर सबको प्रोटेक्ट करने को बोलता है और खुद अकेले ही वह सबका मुकाबला करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन बाहर जाकर नोटिस करता है कि इस बार हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में सोल्जर है और इन सबको मरना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन वलाद तुर्की के सोल्जर पर अटैक करता है। वह अकेले ही उन सभी को निपटा रहा था, मगर कुछ सोल्जर्स चालाकी से चर्च में घुस जाते हैं और वलाद के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और वलाद की वाइफ को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। वलाद सब कुछ देख लेता है। वह उड़कर अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो अपनी वाइफ को बचा नहीं पाता। अब वलाद के 3 दिन खत्म होने में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। वलाद की आधी फौजी भी मारी जा चुकी थी, तो इसीलिए वलाद की वाइफ उसे अपना खून पीने को कहती है ताकि वह तुर्की की फौज को खत्म करके अपने बेटे को बचा पाए, क्योंकि उसका खून पीते ही वलाद हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाएगा। वलाद को अपना बेटा बचाना होता है, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपनी वाइफ का खून पी लेता है और इस तरह वह पूरी तरह वैम्पायर बन जाता है। उसके ऐसा करते ही मास्टर वैम्पायर अपने कर्ज से आजाद होकर गुफा से बाहर आ जाता है। वही वलाद अपनी सोल्जर को भी अपना खून पिलाता है ताकि वह सब भी वैम्पायर बन जाए और अपनी पावर से वलाद दिन के सूरज को काले बादलों से ढक देता है, जिसके बाद उसके सोल्जर तुर्की की फौज पर भारी पड़ जाते हैं और वो अहमद के सोल्जर को मार रहे थे। लेकिन वलाद बस अहमद को ढूंढ रहा था। वह उसके कैंप में जाता है और फाइनली अहमद और वलाद एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब क्योंकि वैम्पायर चांदी की चमक को सहन नहीं कर पाते, इसलिए अहमद ने अपने टेंट को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। अब उन चांदी के सिक्कों की वजह से अहमद वलाद पर भारी पड़ रहा था, लेकिन लास्ट में वलाद उसे मार ही देता है और अपने बेटे को भी छुड़ा लेता है। अब क्योंकि वलाद के सोल्जर वैम्पायर बन चुके हैं, तो वो सभी वलाद के बेटे को देखकर उसका खून पीना चाहते थे। वलाद सोचता है कि यह सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है, इसलिए अपने बेटे को वलाद पुजारी के साथ भेज देता है। अब क्योंकि उसने सूरज को काले बादल से ढक दिया था, तो अब वह बादलों को हटा देता है और सूरज की रोशनी से वलाद और उसके सभी वैम्पायर सैनिक जलने लगते हैं और वलाद के साथ साथ उसके सोल्जर जलकर मर जाते हैं, जिसके बाद वलाद के बेटे को ही राज्य का राजा बनाया जाता है। बाद में दिखाया जाता है कि एक प्रीस्ट मरे हुए वलाद को वैम्पायर ब्लड पिलाता है और जिससे वलाद जिंदा हो जाता है। और फिर हमें 21वीं सदी में दिखाया जाता है, जहां वलाद अभी भी जिंदा होता है और रास्ते में जाते हुए वलाद को उसकी वाइफ की जैसी ही एक लड़की मिलती है और वलाद उससे बातें करने लगता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी इन्हें देखकर मुस्कुराता है और यह और कोई नहीं बल्कि मास्टर वैम्पायर ही होता है। और फिर यहीं पर हमारी मूवी का लास्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स एक फ्यूनल को देखने के लिए आता है। वह पहली बार किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देख रहा है। मैक्स किसी का अंतिम संस्कार इसलिए देखना चाहता है
क्योंकि वह उस समय को फील करना चाहता है। घर आकर वह उन सारे मोमेंट्स को अपनी एक बुक में नोट कर लेता है और वहाँ के सारे नजरे की अपनी बुक पर आर्ट करने लगता है। फ्यूनरल पर उसने एक डिटेक्टिव को भी देखा था तो मैक्स उसकी भी पेंटिंग बना देता है, मगर अपनी स्टोरी में डिटेक्टिव वह खुद को बनता है। इसे हमें यह पता चलता है कि मैक्स को स्टोरी लिखना, बुक्स रीड करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वह बचपन से ही अकेले रहा है और उसका कोई फ्रेंड भी नहीं है। और मैक्स अपनी इमेजिनेशन से बहुत ही अच्छी कॉमिक्स बनता है। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि मैक्स की मम्मी को कैंसर है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब रहती है, और उसके पापा आर्मी में है, जिसकी वजह से वह घर से बाहर ही रहते हैं। मतलब मैक्स के पास कोई नहीं जिसके साथ वह अपना टाइम स्पेंड कर सके, इसलिए वह खुद को लोनली फील करता है और किताबों को पढ़ता रहता है अकेले में। यही किताब उसकी फ्रेंड्स होती है। रात में जब मैक्स की फैमिली खाना खा रही होती है, तब भी मैक्स बुक्स ही पढ़ रहा था, जिससे कि मैक्स के पापा उससे खाना खाने के लिए कहते हैं और उससे स्कूल की बातें भी पूछते हैं। तो मैक्स बोलता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और आज मैं एक फ्यूनरल पर भी गया था। यह सुनकर मैक्स के पापा हैरानी से मैक्स से पूछते हैं कि तुम किसके फ्यूनरल पर गए थे और क्यों गए थे। टू मैक्स कहता है कि दरअसल मैं एक कॉमिक्स लिख रहा हूँ जिसमें मुझे एक डिटेक्टिव का रोल चाहिए, उसी के सिलसिले में फ्यूनरल पर गया था। यह सुनकर मैक्स के पापा उसे समझाते हैं कि अकेले वह ऐसी जगह पर ना जाया करे। रात में मैक्स अपने मम्मी पापा को आपस में बातें करते हुए सुनता है। उसके पापा उसकी मॉम की बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। फिर मैक्स की मॉम उसके रूम में आती है और बोलती है कि तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, अगर वह तुम्हें डांटे या तुम पर गुस्सा करे तो तुम अपने दिल पर मत लिया करो। अगली सुबह मैक्स के पापा मैक्स के रूम में आते हैं और उसके साथ खेलना चाहते हैं, क्योंकि रात को वह उस पर गुस्सा करके सोए थे, इसलिए वह मैक्स को अच्छा लगने के लिए उसके साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन तभी गलती से मैक्स के पापा का पैर उसकी आर्ट वाली बुक पर रखा जाता है, जिससे कि मैक्स अपने पापा पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि आपने मेरी कॉमिक बुक खराब कर दी। बाद में दिखाया जाता है कि मैक्स के घर कुछ डॉक्टर आए हुए होते हैं, क्योंकि मैक्स की मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बताई है, इसलिए मैक्स बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाए, इसलिए वह एक स्टोर जाता है और कैंसर से रिलेटिव बुक्स ढूंढने लगता है। मैक्स बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ता है और रिसर्च करता है, जिससे कि वो अपनी मॉम को कैंसर से बचा सके। तभी उसे एक बुक याद आती है जिसमें उसने एक वाटरमैन के बारे में पढ़ा था। वाटरमैन एक भूत था जो किसी भी इंसान को ठीक कर सकता था और किसी भी मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकता था। फिर मैक्स अपने आसपास के लोगों से वाटरमैन के बारे में पूछने लगता है। एक औरत मैक्स को बताती है कि हाँ, वायरमैन की कहानी तो सच है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह कहाँ रहता है, कैसे किसी से उसकी मुलाकात हो सकती है, इसलिए तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन मैक्स चैन से नहीं बैठता, वह वाटरमैन को ढूंढना चाहता था, जिससे कि वह अपनी मॉम को इस बीमारी से बचा सके। बहुत ज्यादा रिसर्च और छानबीन करने के बाद उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जो यह दावा करती है कि उसने वाटरमैन को देखा है। फिर मैक्स उस लड़की से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि मैं कैसे यकीन करूं कि तुमने वाटरमैन को देखा है। तो इस पर वह लड़की बोलती है कि मेरी गर्दन पर यह निशान देखो, और यह निशान मेरी गर्दन पर तब लगा था जब मैं वाटरमैन से मिलने के लिए गई थी। इस लड़की का नाम रोज होता है और यह लड़की अपनी वाटरमैन की कहानी सुनाकर बच्चों से पैसे लेती है। फिर मैक्स एक पर्सन के पास जाता है और उनसे वाटरमैन की कहानी के बारे में पूछता है। फिर वह पर्सन मैक्स को वाटरमैन की कहानी बताता है और कहता है
कि बहुत पहले एक गांव में एक डैम हुआ करता था जहां पर एक आदमी उस डैम की खुदाई किया करता था। फिर एक दिन उस आदमी को खुदाई करते हुए एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। उसने वह पत्थर अपने पास रख लिया क्योंकि उसे लगता था कि इस पत्थर में कुछ तो खास बात है। एक दिन वह डैम टूट गया और पूरा गांव पानी में डूब कर मर गया, लेकिन वह आदमी बच गया और तभी से वह अपनी मरी हुई बीवी को ढूंढ रहा है ताकि वह दोबारा से उसे जिंदा कर सके। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वाटरमैन मरे हुए जानवरों को भी जिंदा करता है। फिर यह परसों मैक्स को एक मैप भी देता है। उस मैप में वाटरमैन को ढूंढने का रास्ता था। फिर मैक्स अपने घर आता है और अपने जमा किए हुए पैसों को अपने साथ ले लेता है और वह रोज के पास चला जाता है और रोज से मदद मांगता है जिससे कि वह वाटरमैन को ढूंढ सके। रोज को भी पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैक्स की मदद करने के लिए वह मैक्स से पैसे मांगती है। अब क्योंकि मैक्स को अपनी मॉम को बचाना है इसलिए वह रोज की बात मान लेता है, जिसके बाद रोज मैक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जंगल में जाने से पहले वह कुछ खाने का सामान खरीद लेते हैं जिससे कि वह जंगल में सरवाइव कर सके। फिर ये दोनों उस मैप के सहारे जंगल में वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। फिर मैक्स आग जला लेता है और यह दोनों बैठ जाते हैं। फिर मैक्स रोज को अपने घर की हालत बताता है और बोलता है कि अगर वाटरमैन मिल गया तो मैं अपनी मॉम को बचा सकता हूँ। फिर रोज मैक्स से यह कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि वाटरमैन इसी जंगल में है और हम जल्दी ही वाटरमैन को ढूंढ लेंगे। और उसे रात मैक्स को एक चमकता हुआ स्टोन भी मिलता है जिसे मैक्स अपने पास रख लेता है। अगली सुबह मैक्स के पापा उसके रूम में आने लगते हैं, लेकिन घर में इतनी टेंशन्स की वजह से वह मैक्स को अकेला छोड़ देते हैं और नीचे आ जाते हैं। फिर मैक्स के पापा हॉल में देखते हैं कि उनकी तलवार गायब है जो कि उन्होंने हॉल में डेकोरेशन के लिए रख रखी थी। फिर वह जल्दी से मैक्स के रूम में आते हैं और मैक्स को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें मैक्स नहीं मिलता। फिर मैक्स के रूम में एक उन्हें लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह जंगल जा रहा है वाटरमैन को ढूंढने के लिए, जिससे वह अपनी मॉम को बचा सके। यह देखकर मैक्स के पापा बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वह उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और वह मैक्स का लिखा हुआ लेटर भी मैक्स के पापा पुलिस को दे देते हैं। अब दूसरी तरफ मैक्स की मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, इसलिए मैक्स के पापा उसकी मॉम को मैक्स के लापता होने की खबर नहीं देते। फिर मैक्स के पापा घर आते हैं और उन्हें कुछ बच्चों के खेलने की बाहर से आवाज आती है। फिर मैक्स के पापा उन बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुमने मैक्स को कहीं देखा है। फिर बच्चे मजाक में बोल देते हैं कि मैक्स को तो वाटरमैन उठाकर ले गया। फिर मैक्स के पापा उन बच्चों से वायरमैन के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह बच्चे बिना बताए वहां से चले जाते हैं। अगले दिन मैक्स और रोज दोनों जंगल में और आगे निकल जाते हैं। जंगल में बहुत आगे जाने के बाद वह दोनों देखते हैं कि जंगल के एक हिस्से में बर्फ पड़ रही है। यह देखकर वह दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तो जुलाई का ही महीना चल रहा है, लेकिन यह बर्फ नहीं थी, यह राख थी। लेकिन उन दोनों को यह नहीं पता था कि जंगल में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से यह राख हवा में उड़कर बिखर रही है। अब दूसरी तरफ मैक्स की मॉम को भी मैक्स के गायब होने का पता चल ही जाता है। फिर मैक्स के पापा अपनी वाइफ को विश्वास दिलाते हैं कि वह मैक्स को जल्दी ही ढूंढ कर ले आएंगे। फिर मैक्स के पापा पूरे शहर में मैक्स की लापता होने की फोटो छपवा देते हैं, जिससे कि अगर कोई मैक्स को देखे तो वह उन्हें बता दे। और फिर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद मैक्स के पापा को पता चलता है कि मैक्स एक रोज नाम की लड़की के साथ जंगल में गया है, जिससे पहले उन दोनों ने एक स्टोर से खाने पीने का सामान भी लिया था। बाद में मैक्स अपनी मॉम को फोन करता है और बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मैक्स ने रोज के फोन से अपनी मॉम को कॉल की थी। फिर मैक्स के पापा बिना देरी किए वह नंबर पुलिस को दे देते हैं
जिससे कि पुलिस उस नंबर को ट्रेस कर ले। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने के बाद मैक्स के पापा को एक इंफॉर्मेशन देती है और उन्हें बताते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह से कोई भी पुलिस ऑफिसर जंगल में नहीं जा सकता, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर फायर फाइटर के साथ जंगल की आग बुझाने में बिजी हैं। इसलिए मैक्स के पापा अब खुद अकेले ही जंगल में जाने का डिसाइड करते हैं। जाने से पहले मैक्स के पापा उसी पर्सन से मिलते हैं जिसने मैक्स को वाटरमैन ढूंढने के लिए मैप दिया था। वह पर्सन मैक्स के पापा को भी वही मैप दे देता है। उसे पर्सन को थैंक्स बोलकर मैक्स के पापा अपनी गाड़ी से जंगल की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मैक्स रोज से पूछता है कि वाटरमैन का घर कहाँ पर है, लेकिन रोज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और मैक्स से बोलता है कि मैं अब घर जाना चाहती हूँ क्योंकि आप बहुत देर हो चुकी है। इस बात पर इन दोनों में बहस हो जाती है और यह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। फिर मैक्स अकेले ही वाटरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जंगल में आगे जाने के बाद मैक्स को एक बहुत पुराना घर दिखाई देता है। फिर मैक्स उसे घर के अंदर जाता है और देखता है कि उसे घर में कोई भी नहीं है। फिर मैक्स को बाहर से आवाज आती है और मैक्स जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है और यह घर उसी वाटरमैन का ही था। वाटरमैन को पता था कि मैक्स यहीं पर छुपा हुआ है, इसलिए वाटरमैन मैक्स को शांति से बाहर आने के लिए बोलता है। फिर मैक्स बाहर आता है और वाटरमैन से मदद मांगता है कि वह उसकी मॉम को ठीक कर दे। लेकिन जब वाटरमैन मैक्स के पास आता है तो मैक्स डर जाता है क्योंकि वाटरमैन की फेस बहुत ही डरावना था। वाटरमैन कहता है कि मेरा अमर होना मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के बिना अमर होने की वजह से कई सालों से जिंदा हूँ और इंसानों के लिए यही ठीक है कि जब कोई मर रहा है तो उस हकीकत को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि एक न एक दिन तो सभी को मारना ही होता है। बाहर से रोज की आवाज आती है। फिर वाटरमैन कहता है कि अगर तुम मुझे रोज दे दो तो मैं यह पत्थर तुम्हें दे दूंगा जिससे तुम अपनी माँ को अमर बना सकते हो। लेकिन फिर मैक्स देखता है कि वाटरमैन उसी की इमेजिनेशन है और वह अब इमेजिनेशन से बाहर आता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करता है। फिर उसे रोज दिखाई देती है। रोज बहुत इमोशन होती है और वह मैक्स से कहती है कि उसने उससे झूठ बोला था, उसने कोई वाटरमैन नहीं देखा, और कहती है कि मेरे पापा मुझे शराब के नशे में मारते हैं, इसलिए मेरी गर्दन पर यह निशान भी मेरे पापा की वजह से ही है। इसलिए वह पैसे जमा करके अपने घर से भाग जाना चाहती थी। फिर रोज मैक्स से माफी मांगती है और फिर इन दोनों में अच्छी बॉन्डिंग के साथ दोस्ती हो जाती है। तभी यहाँ पर मैक्स के पापा भी उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्स को देखते ही उसे अपने गले से लगा लेते हैं। इससे पहले कि जंगल की आग पूरे जंगल में फैल जाए, मैक्स के पापा मैक्स और रोज को अपने साथ लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ घर पर मैक्स की मॉम भी मैक्स और उसके पापा का इंतजार कर रही थी। फिर मैक्स घर पर आ जाता है और मैक्स की मॉम मैक्स को गले लगा लेती है। फिर मैक्स रोने लगता है और अपनी मॉम से वादा करता है कि वह बिना बताए कहीं भी नहीं जाएगा। अगले सीन में मैक्स अपने पेरेंट्स को रोज के बारे में भी बताता है कि कैसे उसके पापा उसे मारते हैं और उसको परेशान रखते हैं। फिर मैक्स के पापा रोज के पापा के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं और रोज को अडॉप्ट करके अपने घर ले आते हैं। अब रोज भी मैक्स की फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। फिर मैक्स के पापा मैक्स को एक ड्राइंग सेट गिफ्ट करते हैं जिससे कि वह अपनी इमेजिनेशन को अपनी ड्राइंग में दिखा सके, और फिर दोनों बाप बेटे एक दूसरे को हक करते हैं और फिर सारी फैमिली एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो मूवी की स्टार्ट होती है और मूवी की स्टार्टिंग में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम टोनी होता है। टोनी अपने पापा से फोन पर बात कर रहा होता है और उसके पापा उसे पसंद नहीं करते क्योंकि वह काम को सीरियस ही नहीं लेता, वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहता है। फिर टोनी अपने ऑफिस में जाता है
तो वहाँ पर भी टोनी अपनी ही मस्ती में मगन रहता है। इधर उधर वह बच्चों की तरह खेलना लगता है, लेकिन कोई उसे नोट करे उससे पहले वह अपनी टैक्स पर आकर बैठ जाता है। फिर उसे उसकी बॉस बुलाती है, जो एक औरत है। टोनी को उसकी बॉस उसे नौकरी से निकलने के लिए ही उसे अपने ऑफिस में बुलाती है। अब जैसे ही टोनी ऑफिस में आता है तो यहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिससे यह दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने लगते हैं और अपने कानों को बहुत तेज से दबा लेते हैं। और फिर टोनी और उसकी बॉस इस आवाज की वजह से यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद तो नहीं की आंखें खुलती है तो टोनी देखा है कि वह एक फफूंद जैसी चीज में लिपटा हुआ है। वह जैसे तैसे करके बाहर निकलता है और वह खुद को संभालता है और उसे अपने ऑफिस में एक बड़ा सा कीड़ा दिखाई देता है और वह कीड़ा टोनी पर जैसे ही हमला करता है, टोनी अपना डर भागकर उसे दूर फेंक देता है। फिर वह अपनी बॉस को उसे फफूंद जैसी चीज से बाहर निकलता है। फिर यह दोनों बाहर देखते हैं तो सभी लोग उसे फफूंद जैसी चीज में बंद है और बेहोश पड़े हैं। तो इन्हें पता चल जाता है कि यह हालत इन दोनों की ही नहीं बल्कि सभी लोगों की हो गई है। फिर बॉस को याद आता है कि उसकी बेटी उससे मिलने के लिए आ रही थी। फिर उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगती है और यह दोनों ऑफिस से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। जब यह दोनों ऑफिस से बाहर आ जाते हैं तो बॉस को उसकी बेटी की कार दिखाई देती है और उसकी बेटी का नाम जीना होता है। फिर टोनी देखा है कि जीना भी उसे फफूंद जैसी चीज में बंद है और बेहोश है। फिर टोनी जीना को उठता है। जीना को लगता है कि टोनी उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जीना बिना कुछ सोचे समझे टोनी की आंखों में स्प्रे डाल देती है, जिसे से टोनी की आंखें बहुत ज्यादा जलने लगती है और वह खुद को संभाल नहीं पाता और एक टीम के डब्बे से टकराकर गिर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और इन्हें बीच एक कीड़ा जीना की माँ को उठाकर ले जाता है और टोनी कुछ नहीं कर पाता। फिर यह दोनों पास के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर भी सब लोग फफूंद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं। जीना एक आदमी उठाती है, लेकिन वह आदमी जीना पर हमला कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार जीना ही है। लेकिन यहाँ पर शोर होने की वजह से एक कीड़ा फिर से आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। फिर उसे आदमी को यकीन हो जाता है कि लोगों की इस हालत की जिम्मेदार यह कीड़े ही हैं। फिर जीना और लोगों को उठाने का फैसला करती है, लेकिन टोनी मना करता है क्योंकि पहले इंसान ने भी जीना पर हमला कर दिया था। लेकिन जीना और कुछ लोगों को उसे फफूंद से बाहर निकालती है। अब यहाँ पर 6 से 7 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला भी होता है और एक लड़की साइंटिस्ट होती है जिसका नाम रोज होता है और उन लोगों में से 2 लोग बाप बेटे भी होते हैं। बाप का नाम ब्रिटल होता है। उनमें से 2 लोग ट्रक में बैठकर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जीना कहती है कि यह कीड़े शोर की आवाज को सुनकर हमारा पीछा करने लगेंगे क्योंकि मैंने नोट किया है कि इन्हें हम दिखाई नहीं दे रहे बल्कि यह शोर की आवाज सुनकर हम पर हमला कर रहे हैं। लेकिन वह दोनों नहीं मानते और ट्रक में बैठ जाते हैं और जैसे ही ट्रक स्टार्ट करते हैं तो कुछ कीड़े आकर उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक लड़के को उठाकर ले जाते हैं और दूसरा ट्रक के नीचे आकर मर जाता है। फिर यह सारे लोग एक बिल्डिंग में जाते हैं और वही साइंटिस्ट लड़की बोलती है कि हमें इनसे लड़ने के लिए उनके बारे में अच्छे से जानना होगा। इसलिए वह इस बिल्डिंग की छत पर जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि एक बहुत बड़े झुंड में सभी कीड़े उड़ रहे हैं और उनकी तरफ ही आ रहे हैं और जिस साइड से वह आ रहे हैं वहां पर लाल कलर का धुआं उड़ रहा है। तो इन लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। जीना भी कहती है कि शायद यह कीड़े मेरी माँ को वहीं पर ले गए हैं। तो वह साइंटिस्ट लड़की उन कीड़ों की तरफ हाथ हिलाने लगती है। अब हमें यहाँ पर पता लग जाता है कि वह कीड़े सिर्फ आवाज सुनकर ही अटैक करते हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता।
फिर यह लोग एक म्यूजिक बजाते हैं एक कीड़े को पढ़कर उसे पर रिसर्च करने के लिए और उसमें यह कामयाब हो जाते हैं। वह साइंटिस्ट लड़की उसे कीड़े का डीएनए सैंपल ले लेती है और वह बताती है कि यह एक खास प्रोटीन से बने हैं जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं पढ़ा। फिर सारे लोग यहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लड़की बोलती है कि तुम सब यहाँ से किसी सेफ जगह चले जाओ और मैं यही रहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अभी और रिसर्च करना है जिससे कि हम इन कीड़ों से लड़ सके। सब लोग ज्यादा फोर्स नहीं करते इसलिए उसे साइंटिस्ट लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अब जितने लोग बचे हैं उनसे ब्रिटल कहता है कि मेरा घर पास में ही है, हम वहाँ पर चलते हैं। फिर यह सारे लोग ब्रिटल के घर की तरफ निकल जाते हैं। ब्रिटल के घर जाने पर पता चलता है कि ब्रिटल की वाइफ बीमार थी और वह मर गई है, जिसे देखकर ब्रिटल का बेटा रोने लगता है। फिर ब्रिटल अपनी बंदूक उठना है और यहाँ से आगे सब निकल जाते हैं। टोनी कहता है कि मेरे पापा आर्मी में हैं, इसलिए हम वहाँ पर चलते हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मेरा घर भी रास्ते में ही पड़ेगा और मुझे अपने भाई की याद आ रही है और फिक्र हो रही है, मुझे अपने भाई से भी मिलना है। तो वह लोग उस लड़की के घर जाते हैं। तुम वहाँ दिखाई देता है कि उस लड़की का भाई की बॉडी स्पाइडर जैसे बन गई है और उसका भाई अपनी बहन पर ही अटैक कर देता है। उसे लड़की को बचाने के लिए ब्रिटल बंदूक चल देता है। वह लड़की बार बार मना कर रही थी कि मेरे भाई को मत मारो, वह बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वह उसका भाई नहीं रहा, वह एक राक्षस बन गया है, इसलिए उसे मारना पड़ा। अब रात को यह सब लोग उस लड़की के घर ही रुक जाते हैं। ब्रिटल देखा है कि उसकी कमर पर कीड़े का कटा हुआ निशान है और वह बहुत ज्यादा जलन कर रहा है। मतलब ब्रिटल को पता चल गया है कि वह जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा है। ब्रिटल जीना से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम जैसे टोनी का ध्यान रख रही हो वैसे मेरे बेटे का भी ध्यान रखना। ब्रिटल उसे अपनी बॉडी में हो रहे इन्फेक्शन के बारे में नहीं बताता और जीना को भी ब्रिटल की ये बात सुनकर बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन जीना ब्रिटल से कहती है कि क्यों नहीं, मैं आपके बेटे का भी ध्यान रखूंगी। वह लड़की उदास होती है क्योंकि उसने अपने भाई को खो दिया है। वह लड़की टोनी को पसंद करने लगी है, इसलिए वह टोनी के पास आती है और कहती है कि मेरा ध्यान रखने के लिए आप, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, अब तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना है। लेकिन टोनी के दिल में ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए वह उसे लड़के से दूर ही रहता है। अब सुबह हो जाती है और यह लोग निकल पड़ते हैं। फिर यह लोग देखते हैं कि पहाड़ी की दूसरी तरफ लाल रंग का धुआं उड़ रहा है। जीना उसे लाल रंग के धुएं के पास जाने का डिसाइड करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां जाना खतरे से कम नहीं है, लेकिन यह लोग जीना की बात मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में बहुत सारे कीड़े उड़कर उनकी तरफ ही आ रहे थे, तो वह शांति से खड़े हो जाते हैं। जीना टोनी का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर उसे लड़की को अच्छा नहीं लगता जो टोनी से प्यार करती है, और वह चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वह कीड़े इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटल उसे लड़की को अपनी बंदूक से मार देता है। ऐसा करना वह भी नहीं चाहता था, लेकिन उसे लग गया था कि यह लड़की शांत नहीं रहेगी और यह आगे भी हमारे लिए खतरा बनेगी। बंदूक की आवाज सुनकर बाकी के कीड़े भी आ जाते हैं और ब्रिटल पर हमला कर देते हैं। यह सब टोनी से नहीं देखा गया, इसलिए टोनी ब्रिटल की बंदूक चलाने लगता है और ब्रिटल को बचाने लगता है, और बंदूक की आवाज सुनकर एक कीड़ा टोनी पर भी हमला कर देता है। टोनी को बचाने के लिए जीना आगे आ जाती है। वह कीड़ा टोनी को ले जाने वाला होता है, लेकिन जीना के आ जाने से वह कीड़ा जीना कोई उठाकर ले जाने लगता है। टोनी बहुत बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी हवा में थोड़ी ना उड़ सकता है, इसलिए वह कीड़ा जीना को अपने साथ उड़ा कर ले जाता है। अब यहाँ पर ब्रिटल और ब्रिटल का बेटा और टोनी ही बचे हैं। टोनी के पापा का घर पास में ही था, इसलिए वह टोनी के पापा के घर जाने लगते हैं। फिर टोनी जब अपने पापा के घर पहुँच जाता है
तो उसके पापा उनके कुत्ते को ढूंढ रहे थे। टोनी कहता है कि आवाज मत करो, तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे मेरा कुत्ता इतना ही प्यारा है जितने की तुम। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ब्रिटल का एक दांत निकल आता है और धीरे धीरे ब्रिटेन की आधी बॉडी स्पाइडर में बदल जाती है। और जैसे ही यहाँ पर टोनी आता है तो वह टोनी पर हमला कर देता है। तभी ब्रिटेल का बेटा युग गन से अपने पापा को मार देता है और बहुत रोने लगता है और रोते हुए टोनी से कहता है कि मेरे पापा ने ही मुझे यह सब करने के लिए बोला था। बंदूक की आवाज सुनकर यहाँ पर बाकी क्रिएचर्स भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर यह तीनों उन कीड़ों का मुकाबला करते हैं, लेकिन वह इतने सारे होते हैं कि यह तीनों उनका मुकाबला करने में असमर्थ होते हैं। फिर टोनी के पिता देखते हैं कि उनका कुत्ता भी उन क्रिएचर्स में बदल गया है। टोनी के पापा टोनी और युग को बेसमेंट में ले आते हैं और लाइट ऑफ कर देते हैं और सारी रात बेसमेंट में ही गुजरते हैं। रात को सोते हुए टोनी को जीना की याद आती है और वह सोचता है कि पहली बार जब मैं उससे मिला था तो उसकी गाड़ी से टकराया था और मैंने जीना को अपना नंबर भी दिया था क्योंकि वह उसे पसंद आई थी। अब सुबह हो जाती है और कीड़े उनके घर से जा चुके थे। टोनी के पापा नाश्ता बनाते हैं और उन्होंने आर्मी की वर्दी भी पहनी थी। टोनी के पापा बोलते हैं कि सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। लेकिन टोनी जीना को बचाना चाहता है, लेकिन उसके पापा टोनी की बात नहीं सुनते। फिर टोनी को गुस्सा आ जाता है। वह अकेले ही जीना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे मिलिट्री वाले पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जेल में एक आदमी टोनी से कहता है कि यह मिलिट्री वाले समझते हैं कि हम सब इन्फेक्टेड हैं और हम भी उन कीड़ों में बदल जाएंगे, इसलिए यह लोग हम सबको जेल में डाल रहे हैं। कुछ ही देर में वहाँ पर टोनी के पापा और युग भी आ जाते हैं। टोनी के पापा मिलिट्री वालों को समझते हैं कि कौन इन्फेक्टेड है और कौन नहीं। टोनी के पापा कहते हैं कि जिसकी कमर पर उन कीड़ों के काटने का निशान है वह लोग इन्फेक्टेड हैं। मिलिट्री वाले उनकी बात मानकर सबसे पहले एक औरत की कमर चेक करते हैं और वह इन्फेक्ट्री थी तो उसे शूट कर दिया जाता है। फिर जो आदमी टोनी से बात कर रहा था वह भी स्पाइडरमैन बदलने लगता है, तो टोनी के पापा उसे भी शूट कर देते हैं। अब यहाँ से टोनी के पापा टोनी को और युग को साथ लेकर वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जीना को भी होश आ गया है और वह खुद को एक अजीब जगह पर पाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग फफूंद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं। जीना यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा जो स्पाइडरमैन बदल चुका था वह आता है। उसे यहाँ पर इंसान होने जैसा फील होता है और वह फिर क्रिएचर्स के जैसे अजीब सी आवाज निकलने लगता है, जिसे सुनकर यहाँ पर मादा क्रिएचर आ जाती है। वह अंडा दे रही होती है, लेकिन जैसे तैसे करके जीना एक कोने में छुप जाती है। दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं। टोनी के पापा उन दोनों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वह एक ऊंची जगह से देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा अजीब पत्थर है जिसके अंदर बहुत सारे हॉल हैं और इसी में इन कीड़ों की रानी रहती है। टोनी के पापा बोलते हैं कि हम पहले जीना को ढूंढेंगे और फिर इसे नष्ट कर देंगे। अब यह तीनों उसकी तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में टोनी के पापा टोनी को पेड़ से बांध देते हैं और युग को एक थप्पड़ मारकर बेहोश कर देते हैं। टोनी के पापा टोनी से कहते हैं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए वहाँ पर मैं ही जाऊँगा और मैं अपना काम पूरा कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता और आगे अकेले ही चले जाते हैं। कुछ देर में युग को होश आता है तो टोनी युग से खुद को खोलने के लिए कहता है। अब यह दोनों भी उसे अजीब सी जगह पर चले जाते हैं। अब अंदर का सीन दिखाया जाता है कि जीना बहुत ज्यादा घबराई हुई है। टोनी के पापा को जीना देख लेती है। उसे लगता है कि वह भी कोई कीड़ा ही है, लेकिन टोनी के पापा उससे बोलते हैं
कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। टोनी के पापा बाहर निकलने से पहले उन कीड़ों की क्वीन को मारना चाहते हैं और वह क्वीन कहाँ पर है यह जीना जानती है। टोनी के पापा और जीना उसे क्वीन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उनकी निगाह छत पर जाती है तो वह क्वीन छत से चिपकी हुई थी और वह क्वीन इन दोनों पर हमला कर देती है। लेकिन सही टाइम पर टोनी और युग यहाँ पर आ जाते हैं। क्वीन बहुत ही अजीब आवाज निकालने लगती है जिस इंसान बेहोश हो जाते हैं और फफूंद जैसी चीज में बंद हो जाते हैं। लेकिन क्वीन की आवाज का असर युग पर नहीं होता क्योंकि वह सुन नहीं पाता और जब क्वीन चिल्ला रही थी तो युग टोनी के पापा के हाथ में से बम लेकर क्वीन के मुंह में फेंक देता है और युग जीना को लेकर बाहर निकल जाता है। उसे बम का रिमोट टोनी के हाथ में होता है। टोनी बाहर निकालकर उसे रिमोट के बटन को दबा देता है जिसकी वजह से बम फट जाता है और क्वीन मर जाती है और उसका बड़ा सा घोंसला भी नष्ट हो जाता है। सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है जहां पर टोनी हॉस्पिटल में है। तब यहाँ पर यह तीनों उन लोगों को बचाने में लग जाते हैं जो लोग अभी भी फफूंद जैसी चीज में बंद बेहोश पड़े हैं और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी शुरू होती है और हमें एक लड़की नोवा को दिखाया जाता है। नोवा अपने पापा के पीटर के साथ एक समुद्र के किनारे छोटे से आइलैंड पर रहती है। इनका घर एक लाइट हाउस है। एक दिन नोवा के पापा नोवा से एक क्वेश्चन करते हैं, अगर तुमने मेरे क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो मैं तुम्हें इस लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। और पीटर नोवा से पूछते हैं कि यह बताओ यह लाइट हाउस क्यों बनाया जाता है। नोवा आंसर देती है, जहाज को सही डायरेक्शन दिखाने के लिए शायद लाइट हाउस बनाया जाता है। लेकिन नोवा के पापा कहते हैं कि तुमने आंसर गलत दिया है, लेकिन जिस दिन तुमने सही उत्तर दे दिया मैं तुम्हें लाइट हाउस की चाबी दे दूंगा। रात को पीटर अपनी बेटी को एक कहानी सुनाते हैं। वह बोलते हैं कि मैं और फिलिप दोस्त हुआ करते थे। एक बार मैं और फिलिप समुद्र में मोती ढूंढने के लिए गए थे, तभी वहाँ पर तूफान आ गया था जिसमें फिलिप खो गया। इस कहानी को नोवा बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। तभी पीटर को एक मैसेज रिसीव होता है कि समुद्र में एक तूफान आने वाला है, इसलिए तुम्हें अभी काम पर आना होगा। अपनी बेटी को सुलाकर पीटर काम पर निकल जाता है। फिर पीटर की बेटी को एक सपना आता है जिसमें उसे दिखता है कि उनका छोटा सा आइलैंड सुनामी की लपेट में आ गया है और लाइट हाउस में भी पानी भर गया है और नोवा डूब रही है। और तभी उसके पापा उसे बचाने के लिए आते हैं, लेकिन एक बड़ी मछली जाकर उसके पापा को उसकी आंखों के सामने खा जाती है। तभी घबराकर नोवा की आंख खुल जाती है और जब सुबह होती है तो कुछ गॉड्स जाकर नोवा को बताते हैं कि उसके पापा हादसे में मर चुके हैं। यह सुनकर छोटी बच्ची तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर एक लेडी कॉम नोवा को बताती है कि तुम्हारे पापा की इच्छा थी कि तुम शहर में जाकर फिलिप के साथ रहो, लेकिन नोवा लाइट हाउस में ही रहना चाहती थी जैसे कि उसके दादा लाइट हाउस की देखभाल करते थे। नोवा भी वैसे ही करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर नोवा की कोई बात नहीं चलती और पापा के अंतिम संस्कार के बाद उसे अपने अंकल के साथ शहर में आना पड़ता है। उसके अंकल फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है और वह नोवा को लेकर भी सीरियस है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है। अपने पापा की मौत के बाद बच्ची भी उदास रहने लगी, लेकिन एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसका बेड मैजिकल चल रहा है और उसके आसपास जादू सा हो रहा है और उसका बेड उसे एक मैजिकल जगह पर ले जाता है। वहाँ पर बच्चों की मुलाकात एक फिलिप नाम के इंसान से होती है। वह आदमी नोवा से उसके पापा के बारे में पूछता है तो नोवा बहुत ही उदास होकर बताती है कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। वह आदमी नोवा के पापा से माप लेना चाहता था जिसमें समुद्र में मोतियों तक पहुँचाने का रास्ता था। नोवा को लगता है कि यह सब वह सपना देख रही है और नोवा उसे आदमी से कहती है कि मेरे सपने से चले जाओ, लेकिन वह आदमी कहता है कि उसे मैप से तुम्हारी भी हेल्प हो सकती है।
उसे मैप की हेल्प से तुम एक ऐसी जगह जा सकती हो जहाँ पर तुम्हारी हर विश पूरी हो जाए और तुम विश मांगकर अपने पापा से भी मिल सकती हो। यह सुनकर बच्ची खुश हो जाती है और फिर वह आदमी बच्ची को रियल दुनिया में भेज देता है। अगले दिन नोवा के अंकल उसका एडमिशन स्कूल में करते हैं और वहाँ पर वह एक आर्यन नाम की लेडी से मिलते हैं। वह आर्यन से बोलते हैं कि मुझे इस बच्ची की बहुत चिंता है, इसलिए तुम इसको अच्छे से ट्रीट करना। आर्यन अंकल को विश्वास दिलाता है कि आप टेंशन मत लो। फिर आर्यन नोवा का इंट्रोड्यूस क्लास के बच्चों से करती है, जहाँ पर नोवा की दोस्ती एक जमाल नाम के लड़के से होती है। घर जाकर नोवा रात को सो जाती है। लोगों को फिर से वही जादू वाली चीजें दिखाई देने लगती है और इस बार तो उसे उसके पापा का वह मैप भी मिल जाता है जो उसे जादूगर आदमी ने मांगा था। नोवा बहुत खुश हो जाती है और जब भी नोवा को वह जादू वाला सपना दिखाई देता है तो सबसे पहले उसका टॉय जिंदा हो जाता है और फिर आगे की शुरुआत इसी टॉय से होती है। अगले दिन नोवा अपने अंकल के फोन से स्कूल की एब्सेंट लगा लेती है और अपने टॉय को लेकर स्कूल के बेसमेंट में सो जाती है और फिर सपने में चली जाती है। सपने में जाने के बाद नोवा इस जादूगर आदमी से मिलती है। मैप लेने के बाद वह आदमी नोवा की हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन नोवा अपनी जिद पर अड़ी थी। उसे अपने पापा से मिलने की विश पूरी करनी थी, इसलिए वह आदमी नोवा की बात मान लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी आगे जाने की हेल्प कर दूंगा, लेकिन इन सब में अगर तुम मर गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। फिर जादूगर नोवा को वह मैप देता है जिसमें उस जगह जाने का रास्ता था। जादूगर नोवा से कहता है कि यह मैप मैंने एक पुलिस वाले से चुराया था और तब से वह पुलिस मेरे पीछे पड़े हैं, इसलिए तुम इस जगह पर किसी से छेड़छाड़ मत करना और किसी की निगाहों में मत आना। अगर यहाँ की पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हें वह यहीं पर कैद कर लेंगे और तुम अपनी रियल दुनिया में कभी नहीं जा पाओगी। जब जादूगर नोवा को अपने साथ इस दुनिया में आगे ले जाता है तो एक हाल में दिखाया जाता है कि पत्तों से बने इंसान डांस कर रहे हैं, मतलब डांस पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पर रीना नाम की एक पुलिस वाली आ जाती है जो कि उसी जादूगर को ढूंढ रही थी। तब यहाँ पर एक लड़की और आ जाती है जो डांस कर रही है और जादूगर उसे लड़की के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन रीना जाकर उसे जादूगर को अरेस्ट करने लगती है। रीना उसे जादूगर को अरेस्ट कर ही पाती, इससे पहले यहाँ पर एक राक्षस आ जाता है और नोवा पर हमला कर देता है, लेकिन जादूगर नोवा को बचाकर यहाँ से ले जाता है। जब नोवा और जादूगर बाहर आते हैं तो नोवा उसे दुनिया से गायब हो जाती है और अपनी रियल दुनिया में आ जाती है और नोवा के अंकल उसको एक वोट गिफ्ट करते हैं, लेकिन नोवा उसे वोट को लेने से मना कर देती है और कहती है कि इसे आप अपने पास ही रखो, मुझे यह नहीं चाहिए। रात को जब नोवा अपने अंकल के साथ खाना खा रही होती है तो उसके अंकल उसे समझाते हैं कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तुम्हें अपनी लाइफ अच्छे से जीनी होगी। लेकिन नोवा अपने पापा की मौत के सब में से बाहर नहीं निकल पाई है और वह आकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही होती। फिर उसके अंकल आकर उसे कहानी सुनाते हैं और कहानी सुनते सुनते नोवा सो जाती है और उसके अंकल भी चले जाते हैं। फिर नोवा सपने में चली जाती है और फिर इस जादूगर से मिलती है। वह जादूगर नोवा को कहता है कि तुम वापस अपने घर जाओ, लेकिन नोवा रहती है कि मेरा कोई घर ही नहीं है, मुझे अपने पापा से मिलना है। बहुत जिद करने के बाद नोवा उसे जादूगर को मन ही लेती है। फिर नोवा उसे जादूगर से पूछता है कि असली दुनिया में तुम्हारा वजूद क्या है। वह जादूगर बोलता है कि मैं बहुत दिनों से जगा नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं असली दुनिया में क्या हूँ। फिर यह दोनों आगे बढ़ने के लिए एक कचरे के ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन जादूगर के पीछे रीना पड़ी हुई थी। लेकिन कैसे भी करके यह दोनों ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठ जाते हैं और यह देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर एक छोटा बच्चा है। वह बच्चा भी अपने ड्रीम में होता है। अब उसे बच्चों से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है
और यह तीनों एक नदी में गिर जाते हैं, जिससे जादूगर रीना से बच जाता है। लेकिन यह पानी में डूब रहे होते हैं। जैसे तैसे करके यह पानी से निकल जाते हैं और इस एडवेंचर में इन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। लेकिन रीना इनका पीछा करते करते वहाँ भी आ जाती है और इन्हें पकड़ लेती है। रीना जादूगर से कहती है कि मैं 116 साल की हो गई हूँ और अब तक मुझे रिटायर हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारी वजह से यह सब नहीं हो पाया, इसलिए यह मैप मुझे दे दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जादूगर मैप देने से मना कर देता है। रीना रहती है कि रियल दुनिया में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता, इसलिए तुम यह हरकतें इस दुनिया में करते हो और नींद से जाग नहीं रहे हो। फिर रीना इन दोनों को एक छोटे से रूम में बंद कर देती है, जहाँ पर जादूगर नोवा से कहता है कि रीना सही कह रही है, असल में मैं अब जागना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यह भूल ही गया कि मैं हूँ कौन, शायद आगे जाकर मुझे पता चल जाए। फिर यहाँ पर रीना आ जाती है और नोवा को अपने साथ ले आती है और कहती है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक है कि तुम यहाँ से चली जाओ और दूसरा है कि तुम यहीं पर वह जादूगर की तरह इधर उधर भटकती रहो। लेकिन नोवा रीना से कहती है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। फिर इस पर रीना रहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, वह इस दुनिया में नहीं रहे। अगर तुम यही सोचती रहोगी तो बुरे ख्वाब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अब रीना उसे उठने के लिए बोलता है और रियल दुनिया में नोवा नींद से उठ जाती है और फिर वह अपने अंकल के पास आती है और कहती है कि मुझे मेरे पापा की याद आ रही है। यह सुनकर उसके अंकल एक वीडियो चलाते हैं जिसमें पीटर और उसके अंकल होते हैं। तो उसके अंकल कहते हैं कि बचपन में मैं और तुम्हारे पापा एक साथ रहा करते थे और एक जैसे कपड़े पहने करते थे, लेकिन जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे पापा की लाइफ में आई, वह दुनिया घूमने में लग गए और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। और यह बात बोलते बोलते उसके अंकल बहुत ज्यादा इमोशन हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे आगे बढ़ना था क्योंकि तुम्हारे पापा तुम्हारी मॉम के साथ आगे बढ़ चुके थे। फिर नोवा कहती है कि पापा रोज रात को मुझे आपकी ही कहानी सुनाकर सुलाया करते थे। अगले दिन नोवा अपने स्कूल के बेसमेंट में जाकर सो जाती है और फिर से अपने सपने में आ जाती है और इस बार वह जादूगर को पुलिस वालों से बचाकर एक बर्फीली जगह पर आ जाती है, लेकिन वहाँ पर भी रीना आ जाती है। फिर यह दोनों रीना से बचकर बर्फीले पहाड़ से नीचे कूद जाते हैं और बड़े बड़े बर्ड्स के ऊपर बैठकर लैंड करते हैं। फिर इन्हें दूर लाइट हाउस दिख जाता है और जादूगर आगे बढ़ने लगता है। फिर नोवा जादूगर से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, तुम मेरे अंकल हो, क्योंकि जब आपसे मेरे पापा दूर हो गए थे तो आपने कोई सपना देखा ही नहीं, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो और खुद को भूल गए हो और इसीलिए तुम नींद से जाग नहीं पा रहे हो। लेकिन तभी यहाँ पर नोवा को आर्यन जाकर उठा देती है और फिर वह उसके अंकल को बुलाती है और कहती है कि बेसमेंट में तुम्हें खतरा भी हो सकता था, तुम वहाँ पर क्यों गई। घर जाकर नोवा के अंकल उसको डांट लगाते हैं। वह कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम स्कूल में जाकर नए फ्रेंड्स बनाओगी, लेकिन तुम सब कुछ भूलकर लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रही हो। और यहाँ पर बहुत तेज बारिश भी हो रही होती है। नोवा के अंकल अपने रूम में चले जाते हैं, लेकिन नोवा उनकी दी हुई वोट में बैठकर लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है और वह वोट में ही सो जाती है और खुद को ड्रीम में गहरे समुद्र में पाती है। और जैसा कि उसके पापा की कहानियों में समुद्र में एक गहरा होल होता है, तो नोवा इस गहरे होल की तरफ बढ़ रही होती है। फिर जादूगर को पता चलता है कि नन्ही बच्ची समुद्र में सफर कर रही है। समुद्र में नोवा को वह मोती मिल जाते हैं जिसके बारे में जादूगर ने बताया था। वह जैसे ही मोती उठाती है तभी यहाँ पर वही रक्षा आ जाता है जिसने नोवा पर पहले अटैक किया था। वह फिर से नोवा पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर जादूगर आकर नोवा को बचा लेता है। वह एक फ्लाइट से यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वह राक्षस इन दोनों का पीछा करते करते फ्लाइट क्रैश कर देता है। उसके बाद वह राक्षस उस सपने वाली दुनिया के सब लोगों को मारने लगता है और जैसे जैसे लोग मरते हैं
वह अपनी रियल दुनिया में जागने लगते हैं। रियल दुनिया में नोवा वोट में ही बेहोश हो गई है और सपनों की दुनिया में जादूगर को भी वह राक्षस मार देता है और हमें पता चलता है कि वह जादूगर नोवा के अंकल ही थे। सपनों की दुनिया में मरते ही नोवा के अंकल को रियल दुनिया में एक झटका सा फील होता है और वह खुद को समुद्र में पाते हैं और वह नोवा को बचाने के लिए आए हैं। सपनों की दुनिया में नोवा लाइट हाउस पहुंच जाती है। वहां पर नोवा को उसके पापा मिलते हैं और वह अपने पापा के पास जाकर उन्हें गले से लगाती है। फिर नोवा और उसके पापा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन रियल दुनिया में नोवा अभी भी बेहोश होती है। उसके अंकल उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह उठ नहीं पा रही होती। फिर सपनों की दुनिया में नोवा के पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा और तुम्हें रियल दुनिया में जागना होगा। और फिर नोवा रियल दुनिया में जाग जाती है और उसके अंकल उसे गले से लगाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें अब से अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नोवा अपने स्कूल में नए फ्रेंड्स बनाती है और इसके अंकल भी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने नोवा की टीचर आर्यन से फ्रेंडशिप कर ली है। अब नोवा और उसके अंकल खुश रहने लगे हैं और इसी सीन के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक होटल का मालिक मर गया है और उसी का फ्यूनरल चल रहा है। होटल के मालिक का वकील चार्ली सोफिया को बताता है कि मालिक ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे के नाम कर दी है। सोफिया भी इसी होटल में वर्कर थी और वह यहीं पर पली बड़ी है। सोफिया रहती है कि प्रॉपर्टी के बारे में बेटे को मत बताना, लेकिन चार्ली कहता है कि यह तो बात नहीं पड़ेगा क्योंकि वह मालिक का वारिस है। चार्ली सोफिया को पसंद भी करता है। दूसरे सीन में मलिक के बेटे को दिखाया जाता है जो एक होटल चलाता है। इसके होटल में कुछ इन्वेस्टर आने वाले हैं, इसलिए यह एक नई रेसिपी तैयार कर रहा है और सभी वर्कर्स को सिखा रहा है जिससे कि वह इन्वेस्टर होटल का खाना खाकर इम्प्रेस हो जाए। चार्ली और मालिक के बेटे का नाम से है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हम मालिक के बेटे को मालिक ही कहेंगे। अब यहाँ पर मालिक की पीए दिखाई जाती है जिसका नाम रिचा है और रिचा ही इन्वेस्टर्स को ला रही है। मालिक के पास चार्ली एक पेपर भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि आपके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है। ये खबर सुनकर वह बहुत उदास हो जाता है। फिर शाम को इन्वेस्टर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और मालिक कहता है कि आप यहीं पर बैठिए, हम आपके लिए खाना सर्व करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर सीधा किचन में ही पहुंच जाता है और सारे वर्कर से बात करने लगता है, जिस पर मालिक कहता है कि आप डिनर के लिए बाहर बैठ जाइए, हमें खाना तैयार करने दीजिए। लेकिन इन्वेस्टर उन सभी के साथ बातें करने लग जाता है पर उन्हें काम ही नहीं करने देता। मालिक बहुत ही तेज मिजाज का आदमी है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्टर की तरह बाहर जाकर बैठ जाओ और हमें तुम्हारे लिए खाना तैयार करने दो। खाना टेस्ट करने के बाद डिसाइड करना कि तुम हमारी कंपनी में पैसे डालोगे या नहीं। मालिक की गुस्से वाली आवाज सुनकर रिचा अंदर आती है। इन्वेस्टर कहता है कि मैं तो सबका हालचाल पूछ रहा था और ऐसे गुस्से वाले आदमी के साथ मैं डील नहीं कर सकता और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर चला जाता है। फिर मालिक गुस्से में किचन में तोड़फोड़ करने लगता है। शाम को वह अपने घर आता है और अपने पापा को याद करने लगता है क्योंकि उसके पापा ने उसे खाने की बहुत सारी नई नई रेसिपी सिखाई थी। अगले दिन मालिक अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे रिश्ते में ज्यादा बनती नहीं थी, लेकिन फिलहाल तुम्हें इन्वेस्टर की जरूरत है और तुम्हारे पापा नहीं रहे, इसलिए तुम उनके होटल जाकर वहाँ से कुछ मदद को और उनकी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे ही नाम है तो उसे तुम्हें ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत हेल्प तो मिल सकती है। फिर मालिक शाम को अपने रेस्टोरेंट की किचन साफ करता है। तभी वहाँ पर रिचा आती है और उसे शांत दिमाग से समझाती है और कहती है
कि तुम अपने पापा की प्रॉपर्टी का यूज करके अपने होटल को चलाओ, तब तक मैं कोई अच्छा इन्वेस्टर ढूंढती हूँ और उसे अच्छे से समझाती है। मालिक मान जाता है और जहाँ पर उसके पापा का होटल था वहाँ चला जाता है। वह टाउन बहुत छोटा और बहुत ही सुंदर था और वहाँ पर शांति भी बहुत थी। वह वहाँ पर टेबल पर बैठ जाता है और उसे सर्व करने के लिए सोफिया आती है। सोफिया से वह बोतल का पानी मांगता है तो सोफिया गिलास में रखे आइस क्यूब में पानी डाल देती है, जिस पर मालिक गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मुझे क्या पता है यह आइस क्यूब कैसे पानी से बनाए गए हैं, इसलिए मुझे बोतल का पानी दो। सोफिया उसे बोतल का पानी दे देती है। फिर सोफिया उसके लिए खाना लाती है, लेकिन उसे सर्व करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन मालिक को वहाँ का केचप बहुत टेस्टी लगता है। वह सोफिया को बिल पे करने के लिए अपना कार्ड देता है। कार्ड पर नाम देखकर सोफिया को पता चल जाता है कि यह हमारे मालिक का बेटा है। सोफिया उस बिल लेने से मना कर देती है और कहती है कि यह खाना हमारी तरफ से है। फिर मालिक अपने पापा के वकील से जाकर मिलता है और कहता है कि मुझे 1-2 दिन में यह प्रॉपर्टी बेचनी है। वकील कहता है कि यह मजाक नहीं है, 1-2 दिन में कोई प्रॉपर्टी नहीं बिकती, आपको वेट करना पड़ेगा। रात को जब मालिक अपने पापा के रूम में सो रहा होता है तो उसे भूख लगती है। वह किचन में जाता है तो किचन बहुत गंदी होती है। वह 3 घंटे किचन साफ करता है और फिर अपने लिए सैंडविच बनता है और बाहर जाकर बैठकर खाता है। वहाँ पर सोफिया आ जाती है और कहती है कि अच्छा आप हो हमारे मालिक के बेटे, और कहती है कि तुम इस होटल को क्यों बेचना चाहते हो। वह कहता है कि इस होटल को तुम भी तो चला रहे हो, लेकिन घाटे में। खैर सोफिया अपने मालिक की तारीफ करने लगती है, लेकिन मालिक का बेटा यहाँ से उठकर चला जाता है। अगले दिन सुबह को जब मालिक किचन में आता है तो वह कहता है कि इतनी सुबह सुबह किसके लिए खाना बना रहे हो। तो सोफिया रहती है कि यहाँ पर आज एक शादी है। तो वह गुस्सा करने लगता है और कहता है कि ऐसा खाना तुम शादी में सर्व करने वाले हो, यह खाना बहुत घटिया है, और बहुत कुछ बुरा भला बोलता है, जिस पर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और सोफिया बात बात पर ही इसकी बातों पर गुस्सा होती है। फिर अगले सीन में एक दूसरा सैफ और मालिक घूमने के लिए जंगल में निकाल जाते हैं और पूछते हैं कि सोफिया बात बात पर मुझे गुस्सा क्यों हो जाती है। वह कहता है कि जो आज शादी के लिए खाना बन रहा है वह शादी किसी और की नहीं बल्कि सोफिया की ही है, और सोफिया की शादी आपके पापा के वकील चार्ली के साथ हो रही है। और सोफिया के पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे, इसलिए वह इसी होटल में पली बड़ी है और बहुत ही कम उम्र से यहाँ पर काम करती है। इसलिए वह थोड़ा परेशान भी है क्योंकि आप इस होटल को बेच रहे हो। यह सुनकर मालिक सोचता है कि मैंने सोफिया को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अगले सीन में सोफिया को किसी काम से शहर जाना था, इसलिए मालिक सोफिया को अपने साथ शहर ले जाता है। वह होटल के खाने के लिए एक चीज खरीदते हैं। मालिक को उसका टेस्ट बहुत ही पसंद आता है। सोफिया के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मालिक को अच्छा फील होता है। फिर सोफिया उसे अपने रूम पर ले आती है, जहाँ पर 1-2 हाथ आपस में मिले हुए की फोटो लग रही थी, जो सेम फोटो मालिक के पास भी है। वह सोफिया से पूछता है कि यह फोटो में हाथ किसके है। सोफिया कहती है बचपन के तुम्हारे और मेरे। यह सुनकर मालिक को याद आता है कि उसकी बचपन की फ्रेंड सोफिया ही थी। मालिक उसे कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो सोफिया कहती है कि मेरे बताने पर तुम्हें सब कुछ याद थोड़ी ना आ जाता। और फिर दिखाते हैं कि मालिक को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कुछ लोग भी मिल गए हैं। वह लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसे 50 मिलियन देने के लिए बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी 75 मिलियन की थी। इसलिए मालिक बोलता है कि अगर इस शादी में आपको खाना पसंद आया तो 75 मिलियन देना, और अगर नहीं आया तो 50 मिलियन देना। अब मालिक सोफिया की शादी में अच्छे खाने की डिशेस सोचने लगता है। तभी यहाँ पर सोफिया जाती है और उसे किताब देती है
जिसमें होटल के मालिक की कुछ डिशेस थी। यह देखकर वह बहुत इमोशन हो जाता है क्योंकि उसे अपने पापा की याद आने लगती है। फिर मालिक सोफिया के लिए खाना बनाता है और उस पर पत्ते लगाकर डिजाइन करता है। सोफिया वह पत्ते हटा देती है और उसे पर बहुत सारी चीज डालकर खाती है। मालिक भी उसे टेस्ट करता है और कहता है कि बिना डेकोरेशन के भी यह खाना बहुत टेस्टी लग रहा है। फिर अगले दिन मालिक शहर से अपने होटल के खाना बनाने के लिए कुछ लोग बुलाता है और यह लोग जोरों शोरों की तैयारी से खाना बनाने के लिए लग जाते हैं। और यहाँ पर सोफिया मालिक को कुछ नई डिशेस भी बनाना सिखाती है। खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। इन सब में सारा दिन निकल जाता है और शाम को मालिक सोफिया को किस कर देता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि कल तो सोफिया की शादी है, इसलिए वह हट जाता है। लेकिन सोफिया उसे रिटर्न किस करने लगती है। मतलब यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब इसका क्या फायदा, कल तो सोफिया की शादी ही है। अगले दिन मालिक सोफिया को हर जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सोफिया अपना गाउन तैयार कर रही। मालिक कहता है कि इस गाउन में तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो, लेकिन सोफिया उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने शहर से कुक इसलिए बुलाए हैं क्योंकि तुम मेरी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हो, पर मुझे पता चल गया है तुम तो होटल की डील कर रहे हो, तुम बहुत सेल्फिश हो। इस पर मालिक कहता है कि तुम बहुत बड़ी लूजर हो, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं भी लूजर बन जाऊंगा। जिस पर सोफिया उसे थप्पड़ मार देती है और मालिक गुस्से में चला जाता है। फिर यहाँ पर शादी होती है, जिसे देखकर मालिक बहुत ही उदास हो जाता है क्योंकि वह सोफिया से प्यार करता है। लेकिन सोफिया को मालिक की बातें चुप रही थी, इसलिए सोफिया शादी कर लेती है। फिर चार्ली मालिक को थैंक्स बोलता है और अपने पास खाना खाने के लिए उससे बैठने को बोलता है, लेकिन वह अपने रूम में चला जाता है और वहां से रात को निकलता है और बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और स्विमिंग पूल के पास बैठकर बोलता है कि बचपन से जो मैंने चाहा वह मुझे कभी मिला ही नहीं और अब सोफिया की भी शादी हो गई है, वह भी मुझे नहीं मिली, और स्विमिंग पूल में गिर जाता है। फिर उसे उसके पापा की याद आती है, लेकिन यहाँ पर एक सैफ जाकर उसे बचा लेता है। सुबह को जब मालिक की आंखें खुलती है तो वह बाहर आता है और चिल्लाकर बोलता है कि तुम एक अच्छे आप नहीं थे, अगर होते तो खुद से मुझे और मेरी माँ को अलग नहीं होने देते। फिर मालिक को यहाँ अच्छा नहीं लगता और वह शहर चला जाता है। अब उसका रवैया बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। अगर उसके को खाना ठीक नहीं बनते तो वह उन पर चिल्लाता नहीं है, बल्कि खाने में कमी बताता है कि अगली बार से इस कमी को दूर करना। मालिक के ऐसे बर्ताव से कुक भी बहुत खुश थे और उसकी माँ भी उससे बहुत खुश होती है। वह अपनी माँ से सोफिया के बारे में पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि जब हम तुम्हारे पापा के साथ रहते थे तो तुम दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं रहते थे, और उसी में मैंने तुम्हारे हाथ की फोटो भी ली थी। और कहती है कि बेटा तुम अपने पापा से नफरत क्यों करते हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि गलती मेरी हो, मेरी वजह से हम लोग अलग हुए हो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। यह सुनकर वह बहुत उदास होता है और अपनी माँ को गले से लगता है। फिर जो लोग उसके पापा की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे वह 75 मिलियन में मान जाते हैं, लेकिन मालिक उसे प्रॉपर्टी को बेचने में खुश नहीं होता और वह वापस अपने पापा के टाउन जाता है। वहाँ पर उसे रास्ते में वकील मिलता है और वह झगड़ना लगता है। वह दोनों पानी में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लड़ना बंद नहीं करते। फिर लड़ाई शांत होती है तो पता चलता है कि शादी वाले दिन ही सोफिया वकील को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसने शादी मालिक को जेलेसी फील कराने के लिए की थी। असल में प्यार तो वह मालिक से करती थी। इन दोनों के झमेले में बेचारे वकील की तो लाइफ पर क्वेश्चन मार्क लग गया है, लेकिन वकील कहता है कि चल भाई कोई नहीं, मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया और सोफिया को भी तुम्हारे लिए छोड़ दिया। फिर मालिक से वह लोग मिलते हैं जिन्होंने इसके पापा की प्रॉपर्टी खरीदी है। वह कहते हैं कि हमने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। फिर मालिक कहता है
कि मैं तुम्हें 20 मिलियन एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे वह होटल और प्रॉपर्टी वापस चाहिए। अब फ्री में 20 मिलियन मिल रहे हैं तो वह लोग मान जाते हैं। फिर मालिक अपने पापा के होटल को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाता है और अपने शहर से कुक भी यहाँ पर बुला लेता है। मालिक की पीए रिचा भी आ जाती है और टाउन के लोगों को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर यहाँ पर सोफिया भी आ जाती है। फिर मालिक सोफिया से कहता है, क्या तुम मेरे कस्टमर को खाना सर्व करोगी? मेरी पीए रिचा से यह काम नहीं आता, कस्टमर भाग जाएंगे, इसलिए तुम रुक जाओ। सोफिया भी कहती है, हाँ क्यों नहीं, मतलब बातों ही बातों में यह दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर देते हैं और यह लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की स्टार्टिंग में एक खराब ट्रक दिखाया जाता है जिसमें एक मैजिशियन होता है। मैजिशियन जंगल में रुकता है और ट्रक से उतरकर जंगल की तरफ जाता है जहां पर उसको भालू मिलता है। भालू को देखकर मैजिशियन डरकर अपने ट्रक में आ जाता है। जब वापस वह ट्रक में आता है तो उसको एक बोलने वाली लोमड़ी बैठी होती है जो मैजिशियन से बात करती है। मैजिशियन को यही लोमड़ी ही तो चाहिए थी और उस जादूगर के पास एक टॉकिंग बर्ड्स भी होता है जो बोलता है। फिर जादूगर यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम टीना और उसकी मम्मी को देखते हैं। उसकी मम्मी बिजनेस से रिलेटिव शहर चेंज कर रही है। टीना उदास होती है लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि मेरी बच्ची उदास होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर भी तुम्हारे नए दोस्त बन जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब टीना और उसकी मॉम नए शहर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर एक लड़का स्केटिंग करता हुआ आता है और वह टीना के सामान पर गिर जाता है, जिसे देखकर टीना बहुत हंसने लगती है। तभी वहाँ पर एक सांप आ जाता है जिसे देखकर वह लड़का भाग जाता है। टीना हंसते हुए कहती है, अरे डरपोक कहीं के, जर्मनी में सांप नहीं होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सांप उसे जादूगर का होता है। जादूगर गुस्से में सांप से कहता है कि तुम बिन बताए कहाँ गए थे? सांप कहता है कि अब क्या मुझे वॉशरूम करने के लिए भी पूछना पड़ेगा? जादूगर कहता है कि हाँ बस ट्रक में बैठो और चलो। फिर अगले सीन में हमें उसे लड़के का रूम दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम रॉकी होता है। उसने अपना रूम एक शिप की तरह डिजाइन किया हुआ है क्योंकि उसे शिप बहुत पसंद है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि टीना अपने नए स्कूल में आई हुई है। वहाँ पर उससे कोई नहीं बोलता लेकिन टीना है नहीं मानती और एक लड़के से बात करती है। वह लड़का अपना नाम जॉय बताता है। तभी यहाँ पर स्केटिंग करते हुए रॉकी आ जाता है और एक कचरे के डिब्बे से टकराकर गिर जाता है। प्रिंसिपल चिल्लाने लगते हैं कि तुम पैदल नहीं आ सकते क्या? रोज रोज कुछ ना कुछ तोड़ देते हो। फिर सारे बच्चे क्लास में जाते हैं तो रॉकी की सीट खाली होती है और टीना रॉकी के पास आकर बैठ जाती है। फिर प्रिंसिपल बच्चों को उनकी नई क्लास टीचर से मिलवाते हैं जिसका नाम सूजी होता है, जो है वहाँ पर जॉय बॉल से खेल रहा था, इसलिए प्रिंसिपल बच्चों पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन सूजी कहती है, सर यह मेरी क्लास है इसलिए मैं बच्चों को संभाल लूंगी, आप चले जाइए। और हैरानी की बात यह होती है कि सूजी सभी बच्चों के नाम जानती है और वह बहुत अच्छे से बच्चों से बात करती है। सारे बच्चे अपनी नई क्लास टीचर से खुश होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही मैजिशियन सूजी से मिलने के लिए आया है। यहाँ पता चलता है यह दोनों भाई बहन होते हैं। भाई बहन से कहता है कि तुम्हें सही स्कूल मिला है ना? बहन कहती है कि हाँ मुझे बहुत ही अच्छा स्कूल मिला है। अगले सीन में टीना अपनी मॉम के नए पार्लर में जाती है। वहाँ पर उसकी मॉम टीना को झुमके देती है और कहती है कि यह झुमके तुम्हारी नानी ने मुझे दिए थे, तुम इन्हें संभाल के रखना। अगले सीन में रॉकी के घर वही टॉकिंग बर्ड्स आता है और एक लेटर छोड़कर चला जाता है। रॉकी के पापा उस लेटर को देखते हैं तो वह रॉकी के नाम पर होता है। दूसरी तरफ टीना के हाथ में कुछ बुक्स होती है जिन पर टीना की ही फोटो छपी होती है और टीना उन बुक्स पर बनी फोटो में चलने लगती है, जिसे देखकर टीना डर जाती है और उस पर लिखा होता है कि तुम्हारा मैजिशियन स्कूल में एडमिशन हो चुका है।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी तरफ रॉकी को उसके पापा वह लेटर दे देते हैं और से रॉकी के लेटर पर बना पेंटिंग भी वीडियो की तरह चलने लगता है और उसे पर भी लिखा होता है कि मैजिशियन स्कूल में एडमिशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगले दिन सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। क्लास में सूजी अपने भाई को बुला लेती है। उसका भाई सभी बच्चों से कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हें जादू दिखाऊंगा और तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे पास बोलने वाले जानवर हो। बच्चों को तो यकीन ही नहीं होता। मैजिशियन कहता है कि जादू दिखाने से पहले तुम्हें शपथ लेनी होगी कि यह सब तुम किसी को नहीं बताओगे। सभी बच्चे प्रॉमिस करते हैं कि वह इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तभी मैजिशियन अपना को हिलाता है और उसमें एक समुद्र दिखाई देता है और वहाँ से एक कछुआ निकाल कर आता है जो सीधा रॉकी के पास जाता है, मतलब वह अब रॉकी का है। फिर से मैजिशियन कोट हिलाता है और उसमें से बोलने वाली लोमड़ी निकाल कर आती है जो सीधा टीना के पास जाकर रहती है कि अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलने वाले एनिमल टॉय में बदल जाते हैं और मैजिशियन भी एक स्टैचू बनकर खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे यहाँ से जानवर की आवाज आ रही थी। सूजी कहती है कि मैं बच्चों को एनिमल्स के बारे में सिखा रही थी। यह आपका बहन है सर। प्रिंसिपल यहाँ से चला जाता है। अगले सीन में टीना अपनी लोमड़ी के साथ पार्क में आती है जहाँ पर वह उसे बहुत सारी बातें करती है। तभी वह लोमड़ी कहती है कि मुझे बहुत अच्छी खान की खुशबू आ रही है और वह सीधा जाकर कचरे के डिब्बे में कूद जाती है और कहती है कि कितना टेस्टी खाना था। दूसरी तरफ रॉकी भी अपने कछुए से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लास के और दूसरे स्टूडेंट आ जाते हैं और कछुए के साथ खेलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोई स्कूल की मशीन से चॉकलेट चुरा रहा होता है और इसी चोर ने स्कूल का क्लॉक टावर भी चुराया है, लेकिन इस बारे में अभी किसी को नहीं पता और हमें भी नहीं दिखाया गया कि यह चोर कौन है। तभी यहाँ पर टीना आ जाती है लेकिन चोर भाग जाता है। प्रिंसिपल आ जाते हैं। वह सोचते हैं कि सारी चॉकलेट और क्लॉक टावर टीना ने ही चुराया है और इसे डांटना लगते हैं। फिर यहाँ जोय आकर कहता है कि चोर तो मास्क पहन कर आया था और वह दूसरी तरफ भाग गया और चोर टीना नहीं है, और यह कहकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ रॉकी अपने घर में उदास होता है। इसका रीजन कछुआ पूछता है। रॉकी कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और तुम भी स्कूल में उन बच्चों के साथ खेलने लग गए थे। जिसे सुनकर कछुआ कहता है, अरे मैं किसी से भी बात करूं लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो तुम्हारा ही हूँ। फिर रॉकी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ टीना भी अपनी लोमड़ी के साथ खेल रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी मम्मी आ जाती है। वह कहती है कि तुमने कितना शोर किया हुआ है, तुम किसके साथ खेल रही हो। टीना रहती है कि मैं तो मम्मी खुद से ही बात कर रही थी और वह अपनी मॉम के साथ भी खेलने लगते हैं। अगले दिन प्रिंसिपल के फेवरेट प्लांट से कोई स्माइली बना देता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल वॉचमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने रखते हैं। टीना और लोमड़ी प्लान बनाते हैं उसे चोर को पकड़ने का। तभी यहाँ पर जॉय आ जाता है जो यह भी उदास रहता है क्योंकि उसके पापा बिजनेस में बिजी रहते हैं और उसे टाइम नहीं दे पाते और उनके मम्मी पापा में लड़ाई होती रहती है। फिर टीना चोर को पकड़ने के लिए जॉय से बात करती है। लोमड़ी को लगता है कि टीना ने तो जॉय का साथ ले लिया और उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। फिर लोमड़ी अकेले ही प्रिंसिपल के ऑफिस जाती है यह पता लगाने के लिए कि चोर कौन है। वहाँ पर वॉचमैन आता है और जैसे ही प्रिंसिपल आते हैं तो वॉचमैन उनके ऑफिस में छिप जाता है, जिसकी खबर लोमड़ी टीना और जॉय को देती है क्योंकि लोमड़ी को शक है कि कहीं ना कहीं वॉचमैन ही चोर है। फिर रॉकी टीना से ग्रुप स्टडी के लिए कहता है, लेकिन टीना यह बोलकर उसे मना कर देती है कि उसका पार्टनर अब जॉय है। और क्लासरूम में आती है तो वह देखती है कि उसके बैग में झुमके नहीं है। यह देखकर टीना रॉकी पर शक करने लगती है और सारे बच्चे रॉकी को बुरा भला बोलने लगते हैं कि स्कूल में चोरी यही कर रहा है। रॉकी बहुत उदास होकर अपने घर आ जाता है
उसे खुश करने के लिए कछुआ डांस करता है और उससे बहुत सारी बातें करता है। दोनों खूब मजे करते हैं और उसी रात वह चोर स्कूल में पेंट से कुछ बना रहा होता है। अगले दिन सुबह बच्चे देखते हैं तो वहाँ पर बड़ा सा स्माइली बना होता है जो उस चोर ने बनाया है। फिर रॉकी जब छत पर जाता है तो उसे वही टॉकिंग बर्ड्स मिलता है जो कि बहुत सारी मेटल की चीज स्कूल की छत पर इकट्ठा कर रहा है। उसमें 3 के झुमके भी होते हैं। रॉकी उसे कहता है कि चोरी करना पाप है और टीना के झुमके ले आता है और टीना को दे देता है, लेकिन सारे बच्चे अभी भी उसी को चोर मानते हैं। अगले सीन में टीना और जॉय वॉचमैन को प्रिंसिपल के प्लांट्स ले जाते हुए देखते हैं। यह दोनों उसका पीछा करते हैं और इन्हें कंफर्म हो जाता है कि वॉचमैन ही चोर है। फिर रात को टीना और लोमड़ी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो लोमड़ी कहती है कि तुमने रॉकी को हर्ट किया है और यह मत भूलो कि इस शहर में सबसे पहला दोस्त तुम्हारा वही था। इस बात को लेकर लोमड़ी में और टीना में थोड़ी सी बहस हो जाती है। फिर लोमड़ी रहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है और मैं अकेले ही चोर को ढूंढ लूंगी और बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद टीना लोमड़ी को ढूंढने के लिए बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी और कछुआ शिप में पायलट खेल रहे थे तो कछुए को खिड़की से नीचे टीना दिखाई देती है। रॉकी नीचे टीना के पास आता है और कहता है कि तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो। टीना सारी बात बताती है और रॉकी से माफी मांगती है। फिर यह दोनों लोमड़ी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी स्कूल में वॉचमैन का पीछा कर रही थी। वॉचमैन उसे देख लेता है तो लोमड़ी एक टॉय में बदल जाती है और वॉचमैन उसे उठाकर अपने रूम में ले आता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी और टीना भी स्कूल पहुंच चुके हैं। यह दोनों एक कचरे के डिब्बे से टकरा जाते हैं जिससे शोर हो जाता है। तभी वॉचमैन बाहर इन्हें देखने आता है, लेकिन यह दोनों छुप जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लोमड़ी उसके रूम से बाहर निकल जाती है और वॉचमैन वापस चला जाता है। लोमड़ी जब दूसरी तरफ जाती है तो उसे जॉय दिखाई देता है और लोमड़ी को पता चल जाता है कि सारी चोरियां जॉय ने की है। लोमड़ी सब कुछ टीना को बताने के लिए खिड़की से कूद जाती है और तभी वहां पर टीना और रॉकी भी आ जाते हैं और उन्हें भी पता चल जाता है कि चोरी जॉय ने की है। टीना उस पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि लोमड़ की एक पाइप पर लटकी हुई है। उसे बचाने के लिए यह तीनों जाते हैं। टीना पाइप पर कूद जाती है और दोनों ही पाइप पर लटक जाते हैं। फिर जॉय और रॉकी इन दोनों को बचाने के लिए रस्सी लाते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद यह इन दोनों को बचा लेते हैं। शोर होने की वजह से वहाँ पर वॉचमैन आ जाता है और सुबह को प्रिंसिपल इन तीनों के पेरेंट्स को बुला लेते हैं। कछुआ छुपकर प्रिंसिपल का माइक ओपन कर देता है, जिससे वहाँ पर जो बातें हो रही होती हैं, वह पूरे स्कूल को पता चलती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी जो तुम यहाँ स्कूल में आए। जॉय एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ही चोर हूँ। प्रिंसिपल रीजन पूछते हैं तो वह बताता है कि मेरे मॉम और पापा मुझ पर ध्यान नहीं देते, आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए मैंने यह सब किया जिससे कि मेरे पापा मुझ पर ध्यान दे। प्रिंसिपल कहते हैं कि तुमने सच बताया, लेकिन मुझे तुम्हें इस स्कूल से डिसमिस करना पड़ेगा। और यही बात सारे बच्चे क्लास में सुन लेते हैं। लेकिन बाहर आकर रॉकी प्रिंसिपल से कहता है कि स्कूल में चोरियां मैं की है। वही टीना भी कहती है कि नहीं, चोरी इन्होंने नहीं बल्कि मैंने की है। तभी यहाँ पर क्लास के सारे बच्चे आ जाते हैं और सब कहने लगते हैं कि नहीं, चोरी मैंने की है। अब प्रिंसिपल कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वह बच्चों को स्कूल से डिसमिस नहीं करते और बस एक छोटी सी सजा देते हैं। अब जॉय के मॉम डैड भी जो जॉय को टाइम देने के लिए प्रॉमिस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैजिशियन और उसकी बहन बच्चों को खुश देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रिंसिपल ने बच्चों को सजा यह दी होती है कि जो बड़ा सा स्माइली जॉय ने बनाया था, सब बच्चों को उसे साफ करना है। बच्चे एंजॉय करते हुए उसे साफ कर देते हैं। फिर वहाँ पर मैजिशियन आता है
और अपना कोट हिलाकर सभी बच्चों को उनके पसंदीदा बोलने वाले एनिमल्स देने लगता है। अब यहाँ पर बच्चे बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है।